नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर झारखंड की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली में 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन आज हम झारखंड को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, किस तरीके से 2 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर कैसे मुकाबला होगा, क्या जो महागठबंधन बनाए जाने की बात की जा रही थी, जिस तरह से बिहार में एक कोशिश की गई थी और उसका एक परिणाम देखने को मिला था, क्या वजह रही कि झारखंड में पहुंचते पहुंचते चुनाव आते आते वो महागठबंधन का शक्ल जो सोचा जा रहा था कि शायद महागठबंधन बनेगा वो बिखर कर टूट गया है। बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, हार के बाद से बराबर ये सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह क्या कुछ नजर आती है, तमाम चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रामाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आदेश गुप्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हिमांशु शेखर चौधरी, अवधेश कुमार और उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 25 तारीख से चुनाव शुरू होंगे। हालांकि 5 चरणों में वहां पर चुनाव होने हैं और 23 दिसंबर को वोटों की गिनती का काम किया जाएगा। तमाम राजनीतिक दल वो हर तरह से तैयारियां अपनी करते हुए नजर आ रहे हैं और हालांकि कई रिश्ते टूट रहे हैं, कई रिश्ते बनाए जाने की फिलहाल कोशिश भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस के बीच का रिश्ता टूटा है, क्या वजह है, सवाल इसको भी लेकर के खड़े हो रहे हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है झारखंड के अंदर। सोचा यह जा रहा था कि जिस तरह से बिहार में एक महागठबंधन बना करके चुनाव लड़ा गया था उसका एक नतीजा देखने को मिला था। कांग्रेस कोशिश कर रही थी झारखंड में भी ये चीज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सीटों के बंटवारे को लेकर के गतिरोध बना रहा। आखिर नतीजा ये हुआ कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। अब कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। आखिर तस्वीर क्या है? देखिए बारी ऐसा है कि मैं इसको थोड़े अलग ढंग से रखने की कोशिश करूंगा। इसमें अगर गुस्ताखी हो जाए तो और लोग अन्यथा न लें। कांग्रेस ने ये समझा था, आरजेडी ने ये समझा था कि बिहार फैक्ट्री है राजनीति की और उस फैक्ट्री में किस तरह के उत्पादन किए जाएं उसके लिए प्रयोगशाला के तौर पर झारखंड को इस्तेमाल किया जाए, झारखंड में प्रयोग हो, उसके बाद उसको हम बिहार लेके जाया जाए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा या क्षेत्रीय दल के लिए झारखंड या वो प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो उसमें किसी तरह के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकता है। जिस तरीके से चूंकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़े नजदीक से जानता हूं, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआत में इस पक्ष में था और अंत तक इस पक्ष में रहा कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू भी अगर गठबंधन में आता है तो उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाने लग गया, बातें ये आने लग गई कि नहीं जेएमएम कम सीटों पर लड़े और इसलिए कम सीटों पर लड़े कि ताकि जेडीयू को भी अधिकतम सीटें दी जा सकें, तो कुछ ऐसी चीजें आई जिस पर कि ये प्रयोगशाला ना बन पाए, इसका विरोध किया गया और अंततः नतीजा ये रहा कि गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने का नतीजा क्या होगा ये तो अब परिणाम के बाद ही आएगा, लेकिन इतना तय है कि इससे भाजपा को और अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि लाभ की स्थिति में भाजपा पहले से भी था, गठबंधन होता या ना होता, भाजपा लाभ की स्थिति में वहां दिख रही है। इसमें आप मानते हैं बीजेपी अब वहां पर लाभ की स्थिति में है? देखिए, लाभ की स्थिति में गठबंधन होता या ना होता, दोनों स्थिति में जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, भाजपा वहां लाभ की स्थिति में है। हम सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन ये गठबंधन टूटने के बाद भाजपा का आकलन है कि शायद उनको और ज्यादा सुविधा होगी। पहले संघर्ष हो सकता है कि जो मैजिक फिगर है उस तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता, हो सकता है अब संघर्ष की स्थिति न रहे भाजपा के लिए। अब संघर्ष की स्थिति उस तरह की ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं आदेश, अगर महाराष्ट्र को देखें वहां पर गठबंधन टूटा। हालांकि अगर गठबंधन ना टूटा होता तो तस्वीर कुछ और, जो जानकार हैं वो ये कहते हैं तस्वीर कुछ और बेहतर होती और इतनी परेशानी जो है बीजेपी को ना होती जिस तरह का मोल भाव सीटों को लेकर के इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो जानकार हैं वो कह रहे थे कि शायद जो है झारखंड में बीजेपी जो है गठबंधन
करने की कोशिश करेगी? आखिर यहाँ जिस तरह से हिमांशु कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हिमांशु जी जैसा कह रहे हैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड में जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुए और उसका जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आया और वही स्थिति झारखंड में रहने वाली है। इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, झारखंड राज्य को स्थापना हुए लगभग 14 वर्ष हो गए। आज नवंबर 10, 2000 में बना था और उसके बाद लगभग 14 साल हो गए और इन 14 सालों में जिस तरह से एक रिसोर्सफुल स्टेट की जो जिस तरह से जो वहां प्रगति होनी चाहिए थी ये तमाम लोग जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वहां पर हो रहा है। अभी आप चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, चुनाव में जा रहे हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, चुनाव में जाने के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि 14 सालों में लगभग 9 बार वहां मुख्यमंत्री मंत्री बदले गए और 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण और लोगों के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की लड़ाई लड़के और एक झारखंड की पहचान बना था, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिवाय अपने स्वार्थ पूर्ति के सिवा वहां कोई राजनीति नहीं की। और जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उन्होंने भी उसी तरह की राजनीति को हवा दी। नहीं, आदेश आपकी भी सरकारें रही है इससे पहले, ऐसा सरकार में रही है वहां जी। और जो भी घटनाक्रम हुआ है और उस राज्य की जो दुर्दशा हुई है उसमें सबसे ज्यादा भाजपा का ही हाथ है। नहीं, इसमें मैं असहमत हूँ। ज्यादा दिन सरकार लेकिन गठबंधन जो टूटा है, झारखंड अभी भी भाजपा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। नहीं, झारखंड और छत्तीसगढ़ अभी जो गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस का टूटा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन टूटने के पीछे बहुत सारे कारण थे और अब जेएमएम ऐसी सीटें चाह रही थी जो कांग्रेस की सीटें हैं। अब हम सिटिंग एमएलए को छोड़ के या जहां हम दूसरे नंबर पर रहे उन सारी सीटों को छोड़ के हम समझौता करें, ये नहीं। यहाँ पर मैं मित्र आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि उन सारी चीजों की मुझे बेहद अधिक जानकारी है। आप उल्टा कह रहे हैं, आपको हो सकता है जानकारी का अभाव है। ये उल्टी चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चाह रही थी कि उसको हम अपनी सीटिंग दे दें, हम अपना सेकंड दे दें। तो आप जानकारी थोड़ी अपडेट कर लिया कीजिए। आप जब बहस में आते हैं तो जानकारी अपडेट कर लिया कीजिए। किसी चीज को डिफेंड करने के लिए गलत तर्कों का सहारा मत लीजिए। कांग्रेस ये चाहती थी कि जेएमएम अपना सिटिंग सीट दे दे, अपना सेकंड दे दे, क्योंकि कांग्रेस का भी जनाधार वही है। तो और इस कहीं गठबंधन में कोई सिटिंग सीट नहीं देता है। और ये मैं आपको मित्र इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान अपडेट कर लें कि आपके प्रदेश प्रभारी ने ऑन रिकॉर्ड यही बयान दिया है कि आलमगीर साहब हमारे बड़े नेता हैं और बड़े नेता के लिए मैं एक सीट मांग रहा था कि जेएमएम सिटिंग सीट दे दे। आपके बड़े हैं या छोटे हैं, राजनीति में तो सब बराबर होते हैं। तो 2 सीटें मांगी जा रही थी सिटिंग की, आप और 6 सीटें छोड़ी जा रही थी। आप जेएमएम की सिटिंग मांग रहे थे, आप उल्टा कर रहे हैं कि जेएमएम कांग्रेस की सिटिंग मांग रहा है। 6 सीटें कांग्रेस अपने सेकंड वाली छोड़ रही थी। जहां पर वार्ता टूटी, आप छोड़े या पकड़े विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो भी तर्क दे रही थी, मैं उस तर्क पर बहुत बहस नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सर जानकारी आप उचित रखें। तो कांग्रेस जेएमएम की सीटिंग मांग रहा था, कुछ एक सीटों पर कांग्रेस की सीटिंग नहीं मांग रहा था। से अंतर क्या आएगा? जब आपकी और इनकी दोनों की पराजय सुनिश्चित है तो थोड़ा अलग अब हटेंगे। वोटिंग के पहले अवधेश जी, अब वोटिंग के पहले साथ रहेंगे तो थोड़ी कम पराजय बड़ी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये तय होगा कि दोनों को अपनी क्षमता आंकने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, दोनों को कितने पानी में है ये शायद कोई हो सकता है ज्यादा गहराई में जाए, कोई कम गहराई में जाए। भाई ये शायद ये चुनाव एक लहर का आवेग का चुनाव है, संवेग का चुनाव, इसलिए इसमें पार्टियों की औकात का था इस बार नहीं लगना है। शायद अगले चुनाव मैं इस पे थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा आपको। इसमें भी क्षमता का पता लगेगा क्योंकि लोकसभा में अगर आप देखें तो जेएमएम 4 सीटों पर लड़ा था जिसमें 2 पे जीता। वो जबकि सेंटर में मोदी जी की लहर थी तब। ऐसा है, जबकि कांग्रेस 10 में से 9 सीटों पर लड़ी और 9 के 9 हार गई और उसका वोट परसेंटेज कितना नीचे आ गया। मैं कह रहा हूं
कि देखिए झारखंड का जो चुनाव परिणाम है उसमें एक तो उसमें जो निर्भर करेगा, एक तो राष्ट्रीय माहौल इस समय का क्या है। पहला ये मत सोचिए केवल स्टेट है तो उसमें नेशनल राष्ट्रीय माहौल क्या है। दूसरा यह है कि जो वहां की स्थानीय सरकार है उसको लेकर के जनता में क्या भाव है, वो सत्ता विरोधी रुझान है या थोड़ी बहुत सहानुभूति बची है। तीसरा देखा जाएगा कि पिछले चुनाव में जो लोकसभा हुए हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है और थोड़ा विधानसभा के परफॉर्मेंस से हमको उसकी तुलना करनी पड़ेगी। चौथा होगा कि जो वर्तमान पॉलिटिकल इक्वेशन है, राजनीतिक समीकरण है, वो कैसा है और जो लोगों के सामने लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो कैसा है। इन पांचों की कसौटियों पर अगर देखते हैं इस समय तो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं हो, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मेरे सामने तो चुनाव निश्चित है। उसके कारण साफ है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 58 विधानसभा सीटों पर आगे थी, तो 58 विधानसभा सीटों पर आगे थी और उसको करीब 40%, 40.2% वोट मिले थे, जो पिछले विधानसभा में जो 20% वोट था उसके ठीक दोगुना था। कांग्रेस का वोट और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों का वोट 10 के नीचे आ गया था। तो किसी भी चुनाव में इतनी जल्दी जो आपका वोट जो है ऐसे आकाश में नहीं उछल जाएगा, उसके लिए एक लहर चाहिए। तो किसी के पास चेहरा नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है, इस समय वो स्टेट में उनका क्लिक कर रहा है, जगह जगह हरियाणा और महाराष्ट्र से वो जीत के नहीं, जा तो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी जाएगी तो वहां नरेंद्र मोदी के चेहरे से जाएगी? बिल्कुल। ठीक है। उपेंद्र जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। बिहार में जिस तरह से शुरू में एक बात हुई कि एक प्रयोग किया गया, एक महागठबंधन बनाया गया, उसका एक नतीजा जो है देखने को मिला और बीजेपी जो एक तरह से ये कहा जा रहा था कि एक लहर है लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की, लेकिन उसका असर उस तरह से जाहिर नहीं हुआ। लेकिन यहां पर चुनाव से पहले जो गठबंधन टूटा है, आखिर जो महागठबंधन का एक सपना था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अब देखिए, झारखंड में गठबंधन टूटा है तो गठबंधन बना भी है। गठबंधन कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, वो टूट गया तो कांग्रेस ने जेडीयू और आरजेडी से गठबंधन बना लिया। तो ये तो और उसमें झारखंड विकास मोर्चा मरांडी की पार्टी है, वो भी बात चला रही थी, वो भी चाह रही थी कि अगर ये मरांडी की पार्टी में आ जाती झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ भी दीजिए तो एक बड़ी ताकत हो सकती थी, क्योंकि मरांडी को भी आप वहाँ राइट ऑफ नहीं कर सकते, भले वो लोकसभा चुनाव हार गए हों और उनके सारे उम्मीदवार भी हार गए हों। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 11 सीटें उनकी आई, वो भी कम सीटों पर लड़कर कांग्रेस के साथ नहीं तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें पर कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस को 14 सीटें मिली और ये कम सीटों पर लड़ करके 11 सीटें लाई है। तो अभी जो इक्वेशन, सोशल इक्वेशन मरांडी जो बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए कि वहाँ जो ट्राइबल्स लगातार मुख्यमंत्री बन रहा है, जितने भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं सारे के सारे ट्राइबल्स हैं, तो नॉन ट्राइबल्स हैं उसमें एक फीलिंग घर कर गई है कि भाई ये तो हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ जब से अलग हुआ है। ये क्या मतलब है कि ट्राइबल ही बने? बहुत लोग हमसे बात करते हैं जो नॉन ट्राइबल है, उनको ट्राइबल के नाम पर तो झारखंड बना तो बनेगा। मेरी बात आप सुन लीजिए, आपने बहुत बातें कही है। तो एक है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते कि हमें ज्यादा उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एटीट्यूड रहता है टिकट वितरण वगैरह में, तो उससे हमें लगता है कि वहाँ इस बार फिर हंग असेंबली आएगी। लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादा सीटें आ गई, 12 सीटों पर जीत आ गई। तो आप पिछले चुनाव की बात कीजिए, 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 14 में 8 पर, तो उस हिसाब से उसको बहुमत आना चाहिए था या बहुमत के नजदीक आना चाहिए था। 14 में 8 आप जीत रहे हैं लोकसभा में और कुछ महीने के बाद चुनाव होता है तो 18 सीट पर आ जाते हैं, 81 में 18। मतलब है कि आपका स्ट्रेंथ कितना घट गया, आधा तो घट गया पिछली बार। अगर उसी के हिसाब से आप को रिलेट कर दीजिए एग्जैक्ट कितना पर लीड किया था, ये तो नहीं है, लेकिन है कि 15-45 से ज्यादा पर लीड किया होगा। या जो भारतीय जनता पार्टी ने 58 अभी नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लीड किया था, वो ज्यादा किया होगा, कम से कम 45 से ज्यादा पर किया होगा और विधानसभा चुनाव में 18 पर आ गया। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, हरियाणा से भी स्थिति अलग है। हरियाणा में जितना एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा या महाराष्ट्र में उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तो यहाँ जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस तरह से नहीं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसलिए हस्तक्षेप करना चाह रहा था, ये अवधेश जी ने जो बात, बहुत दिन से सरकार नहीं है वहां, तो सरकार बदलती है 2 साल 3 साल के लिए, तो 2 साल 3 साल 1.5 साल में क्या एंटी इनकम्बेंसी बनेगा। इसी में 3 या 4 मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री कम से कम बन चुके हैं, शायद 4 भी बने होंगे। इसमें 3 बने हैं। एक बार तो बन गए आपके क्या बोलते हैं सोरेन, हेमंत सोरेन बने, शिबू सोरेन बने,
हमें सोरेन शायद 2 बार बने हैं। ना ना एक बार बने, फिर अर्जुन मुंडा बने, फिर हेमंत सोरेन 3 बने हैं, तो इसलिए 3 बार मुझे शिबू तो लगेगा सोरेन। नहीं, क्योंकि तीनों बारी से बीजेपी भी आ चुकी है सत्ता में। उपेंद्र जी देखिए, उपेंद्र जी ने एक विश्लेषण, एक सेकंड अजय जी, एक छोटा सा असेंबली होगी। उपेंद्र जी रिएक्शन नहीं ले लेंगे, एक मिनट। उपेंद्र जी ने विश्लेषण जरूर कर दिया है, लेकिन 2009 के राष्ट्रीय और राज्य के माहौल में और 2014 के माहौल में अंतर है। सबको मालूम है कि उस समय जेएमएम और बीजेपी दोनों को 18-18 सीटें आ गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें थी। लेकिन वो माहौल इस समय बदला, वो नहीं है। एक छोटे से ब्रेक का समय है इस समय का अजय जी, एक छोटे से ब्रेक का समय है, एक छोटे से ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से गठबंधन टूटा है, और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने पर्दे के पीछे कुछ गठबंधन बन रहे हैं तो कुछ पर बातचीत चल रही है। आखिर झारखंड की एक्चुअल तस्वीर क्या कुछ बनती नजर आ रही है, क्योंकि 25 नवंबर से चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु, जो बात जो है उपेंद्र कह रहे थे कि जो इलाकाई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्राइबल का जिस तरह से उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, किस तरह से देखें इसे? ये देखिए, अवधेश जी और उपेंद्र जी जो बात कर रहे हैं आंकड़ों के आधार पे कर रहे हैं जी। मैं चूंकि वहां के जमीनी हकीकत को जानता हूं, मेरा अधिकतम समय वहीं बीतता है, वहां के राजनीति और वहां के हर चीज से मैं वाकिफ हूं। वहां के देखिए, वहां की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है, जो खंडित जनादेश अब तक आता रहा है, उसकी मूल वजह यह है कि वो 5 प्रमंडल में बटा हुआ राज्य है और 5 प्रमंडल के चरित्र अलग अलग हैं। एक राज्य है लेकिन 5 राज्यों का चरित्र वो एक राज्य समेटा हुआ है, और हर प्रमंडल में अलग अलग दलों के अपने जनाधार हैं। और कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पूरे राज्य में, जो लहर की बात अवधेश जी कर रहे हैं, लहर ठीक है, लहर हर जगह अगर काम आ रहा होता तो कई राज्य ऐसे थे जिसमें कि सभी सीटें भाजपा जीत गई, तो उसमें झारखंड में भी सभी सीटें जीत सकती थी। लेकिन वहां पर 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ली, जबकि 4 पे लड़ा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो एक प्रमंडल विशेष में उसका जनाधार था, तो वहां पर अलग नतीजे आए। जहां पर जिसका जनाधार था वहां पर अलग तरीके के नतीजे इसलिए नहीं आए कि उसके विपक्ष में जो था वो बहुत कमजोर हो चुका था, उसके खिलाफ भाजपा ज्यादा एग्रेसिव हो गई। इसलिए वहां पर जो खंडित जनादेश आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि कोई भी दल, भाजपा भी ये दावा नहीं कर सकती कि सभी प्रमंडल में उसके जनाधार हैं या सभी प्रमंडल में सीटें वो जीतेंगी। वो, और जो उपेंद्र भाई कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं कि वहां पर जो छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं, जो अपने कास्ट फैक्टर पर राजनीति करते हैं, जिसका अपने इक्वेशंस हैं, वो कहीं 2 सीट जीतेंगे, कहीं 3 सीटें जीतेंगे। ये बात तो हरियाणा में भी कही जा रही थी जी, ये बात हरियाणा में भी कही जा रही थी कि जो है जो हरियाणा में जो नहीं बारी जो जाट बिरादरी का हरियाणा में 5 करेक्टर नहीं है, जो हमने कहा ये मूल चीज है, यहाँ के लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। झारखंड में 5 प्रमंडल का अलग अलग करेक्टर है, उस तरह का करेक्टर अन्य राज्यों में प्रमंडलों में नहीं देखा जाता है। वैसे हिमांशु जी, इसमें मैं थोड़ी सी बात अब जी, हर राज्य में ऐसी स्थिति होती, चाहे आप कोई भी राज्य ले ले, कमोबेश थोड़ा बहुत कम और ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति थी, एक विदर्भ है, हिमांशु ये कह रहे हैं कि आप जो है लहर के सहारे अब नहीं जा पाएंगे। नहीं, वहां पे निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो आज नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में सकारात्मक माहौल पूरे देश में है, उससे अछूता नहीं है झारखंड। झारखंड भी इस देश का हिस्सा है, और वो भी झारखंड के लोग भी चाहते हैं देश की मुख्यधारा के साथ
जुड़े और विकास के साथ आगे बढ़े। जिस पॉइंट को उपेंद्र जी ने उठाया कि आप जो है क्षेत्रीय पार्टियों और खासतौर से जो ट्राइबल अब तक वहां पर मुख्यमंत्री बनते आए हैं, उन लोगों को आप उस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, आज तो हम भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी समझना होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी हिंदुस्तान के अंदर जितनी ट्राइबल सीटें, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती नहीं बोला, मैं बोला कि नॉन ट्राइबल के अंदर उससे असंतोष है कि हमेशा ट्राइबल ही नहीं, बात सही है ये, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है वो नॉन ट्राइबल और ट्राइबल जाति और क्षेत्र और समाज की बंधनों को तोड़ते हुए आज नरेंद्र मोदी जी का उससे ऊपर उठ के जो चरित्र बन रहा है, जो उससे ऊपर उठ के माहौल बन रहा है, उसी का असर है। आज हरियाणा जैसे राज्य में जहां पे लोग कहते थे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों से कभी ज्यादा नहीं जीत पाई। भाई वहां मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे नहीं, मोदी जी तो हरियाणा महाराष्ट्र में भी नहीं बनना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा को अपना उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करे, निश्चित बहुत ज्यादा जोर मारेगी तो 30 सीट ज्यादा आएगी। नहीं, उम्मीदवार तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट सारा उपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार वहां पर पेश नहीं किया जाएगा। हाँ, तो नहीं किया जाए, एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी बीजेपी की, किसी को मत फेस कीजिए। वो तो तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा से ही विधानसभा लेकिन उसके बाद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखेगा। तो सर्वे करा रहे हैं, इसलिए बीजेपी आप देखिए 25 नवंबर के चुनाव का हरियाणा में टिकटों का वितरण हुआ, उसी आधार पर अगर झारखंड में वितरण हुआ तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आएगा, क्योंकि वहां पर एक मरांडी है, वो अलग किस्म से सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, एक सुदेश महतो और झारखंड स्टूडेंट्स पार्टी बनाए हुए हैं। तो ये भी आजसू, तो इनका भी एक अपना एक जाति विशेष की पार्टी है, वो जहां जहां अपनी जाति का वोट समेट लेते हैं। उनकी जाति के लोगों ने भले मोदी के लहर में आकर मोदी को वोट दे दिया होगा, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, फिर उनका कास्ट फैक्टर उसके साथ तो गठबंधन होने जा रहा है ना बीजेपी का। पता नहीं, अब आ जाएगा तो फाइनल है, फाइनल है। ये अवधेश जी आपका अंतर्विरोध अपने आप सामने आ रहा है। आप कर रहे हैं लहर है, लहर है तो भैया क्यों आप गठबंधन कर रहे हैं? लहर में गठबंधन तो सभी सीटों पर लड़ना क्यों कर रहे हैं? अरे अवधेश जी 5 बीजेपी जाने ना, ये मेरा आकलन है। ये आप करें लहर अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव जो है एक संवेग का है, एक उसका संवेग का अगर आपको ये लगता है मतलब, लेकिन बीजेपी को नहीं लगता है, बीजेपी को नहीं लगता है। बीजेपी को बिहार में भी नहीं लग रही थी, रामविलास पासवान को 10 सीटें दे दिया, खुद लड़े होते तो हो जाता। अभी महाराष्ट्र में 21 सीटें जो बीजेपी ने गठबंधन को दी, उसमें से 1 जीती। अगर स्वयं लड़ी होती तो 8-10 सीटें बीजेपी को और आ जाती। मैं इसलिए कह रहा हूं पार्टी के आत्मविश्वास की कमी हो, मैं अवधेश जी वही कह रहा हूं, मैं अवधेश जी वही कह रहा हूं कि एक पत्रकार जितना आत्मविश्वास से भरा है, पार्टी को उतना आत्मविश्वास नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, आप जितने आत्मविश्वास से भरे हैं उतना भाजपा नहीं है। जो कह रहे हैं आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक मित्र रहा है दल, पुराना हमारे साथ जुड़ा है, आंसू आज से नहीं पहले से है। पुराना कब नहीं, आप भी मरांडी जी अपडेट कर लें, आपके दल के नेता आप भी थे। अपडेट कर लें, मरांडी जी आप भी अपडेट कर लें। आंसू नहीं। उससे पहली बार गठबंधन हो रहा है, इससे पहले सावे चुनाव में जेडीयू से गठबंधन बीजेपी का होता रहा है। लोकसभा चुनाव में नजदीकियां थी और बिल्कुल नजदीकियां ऐसी थी, तो राजनीति में फिर आप नीति और सिद्धांत की बात क्यों करते हैं? नहीं। एक तरफ आंसू से गठबंधन नहीं है, कहीं आंसू कैंडिडेट खड़ा करता है, कहीं नहीं खड़ा करता है। राजनीति में भाजपा अगर ये कहती है कि हम पारदर्शी हैं, तो पारदर्शिता के तरीके से राजनीति करनी चाहिए थी। सुदेश महतो ने कहीं कैंडिडेट खड़ा किया, कहीं नहीं किया। अवधेश जी बेहतर जानते होंगे, इसलिए ये अब पुराना साथी है, इस तरह के तर्क मत दीजिए, क्योंकि जेडीयू रमदार मुकाबला कैसे करेंगे? आप हर बार कहते हैं कि नहीं साहब बीजेपी को रोकने के लिए जो गठबंधन होगा, हमारे दल का जो गठबंधन होगा, अभी हमारी बातचीत आरजेडी और जेडीयू अभी तो आप टूट गए, इसलिए खैर ठीक है। उन लोगों से देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत पहले 70-80 के दशक में भी कांग्रेस का सहयोगी हुआ करता था, कभी साथ लड़ता था, कभी साथ नहीं लड़ता था। ये चीजें पूर्व में भी होती रही। इस बार कुछ सीटों पर बात नहीं बनी, लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन असेंबली के इस बार नहीं, पिछले बार 2009 में भी झामुमो अलग ही लड़ा था। हाँ, लेकिन कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, तो दोनों को मिलकर 25 आए थे, झामुमो को अकेले 18 आया था। हिमांशु जी, संयुक्त बिहार था उस समय भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सहयोगी रहा। संयुक्त बिहार की जानकारी हमारे पास नहीं है, मैं उस पर नहीं कर पाऊंगा। वो संयुक्त बिहार कई बार रहा, नहीं रहा, वही मैं कह रहा हूँ। 2000 के बाद की स्थिति पर कर सकता हूँ, पहले की स्थिति की बात मैं कर रहा था। अभी सीटों पे बात नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोगों में
धींगा मुस्ती हो गई, सीटों पे बात, सीट एडजस्टमेंट पे बात नहीं बना, तो जिन लोगों के साथ बात बनेगा कांग्रेस उन लोगों के साथ जाएगी, अपनी पूरी शक्ति से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अब रिजल्ट जनता का जो भी जनादेश होगा वो सर माथे पे। 2009 में कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए उसकी ओर थोड़ा आकर्षण था। 2014 में कांग्रेस जिस जंग से भूल लुंठित हुई है, 50 के नीचे सिमट गई है, झारखंड प्रदेश में शून्य। अब जो पुरानी बात है अवधेश जी, जो रिजल्ट आ चुका, जो रिजल्ट आ चुका उसको दोहराने से क्या लाभ? गठबंधन होता है ना, अब कोई बहुत उत्साह के साथ कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि वो सामूहिक मनोविज्ञान, वो माहौल नहीं है इस समय। और कांग्रेस को तो पहले अपने केंद्र को ही ठीक करने में उसकी पूरी ऊर्जा जा रही है, कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब चुनाव तो बाद में उसके, अब चुनाव झारखंड और जम्मू कश्मीर का है और बात को आप केंद्र पर ला रहे हैं। हालांकि तो उम्मीदवार भी आपका केंद्र से ही तय होने वाला है। समस्या यही है, आपके स्टेट के लीडर बेचारे यहां आते हैं अभी भी उम्मीदवार तय करने के लिए। भाजपा का भी उम्मीदवार दिल्ली से ही तय हो रहा है, दोनों पार्टियां दिल्ली से तय कर रही हैं, इसलिए केंद्र की बात तो होगी ही होगी ना। जिनका मुख्यालय दिल्ली में है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसको डिसाइड करती है, उनका तो दिल्ली में डिसाइड होगा, लेकिन पैनल बन के और कैंडिडेट जो होते हैं वो उस राज्य से आते हैं, वो कहां टेक्निकलिटी में वो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। सभी बड़ी पार्टियां जिनका मुख्यालय दिल्ली में है वो दिल्ली करती हैं, जिनका मुख्यालय रांची में होगा वो रांची करेंगे। इस तरह से बिखर के रामाधर, इस तरह से बिखर करके आप मोदी का मुकाबला करेंगे? मोदी जी का मुकाबला वो झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो दूसरे राज्यों से अलग है, बहुत पिछड़ा राज्य है। आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछले 14 सालों में वहां वो तरक्की नहीं हो पाई जो होना, जिस ध्येय को लेके उस राज्य को अलग किया गया था। और इन 14 सालों में ज्यादा समय भाजपा का शासन रहा। आपके सहयोग से सरकार चली है, ऐसा नहीं? नहीं, मेरे सहयोग से, हमारे दल के सहयोग से सरकार चली। जी हाँ, बिल्कुल सरकारें चली हैं हमारे दल के सहयोग से भी, लेकिन ज्यादा समय वहां भाजपा ने राज्य किया। तो वो प्रदेश की जो बदहाली है उसके लिए जितने दल वहां शासन में रहे हैं सारे लोग जिम्मेवार हैं। मैं उसके लिए आजसू को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इवन कांग्रेस को, भाजपा को, किसी को मैं स्पेयर नहीं कर रहा हूं। वहां के जितने राजनीतिक दल हैं या जितने राजनीतिक लोग हैं, सबके कारण उस प्रदेश उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए रामाधार जी तो बोल रहे हैं भाई कांग्रेस के लीडर हैं जी, तो कांग्रेस का व्यू पॉइंट रख रहे हैं जी, ये जो कांग्रेस का व्यू पॉइंट है वो अपने हिसाब से रख रहे हैं जी, और हमें लगता है कि बहुत गलत भी नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ लंबे समय तक रही है पहली जो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सबसे बड़ी दुर्गति ये हुई कि जब संयुक्त बिहार था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वहाँ ज्यादा सीटें जीती थी। जैसे ही झारखंड बना उसके जीतने का जो की दर है विधानसभा में कम होने लगी। जैसे संयुक्त बिहार जब अलग हुआ था तो उसमें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 31 विधायक थे। मान ली बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में झारखंड क्षेत्र से 31 विधायक जीते थे हाँ, भाजपा के टिकट। तो अगले ही चुनाव में और संख्या 31 भी नहीं पहुंची, संख्या 31 भी नहीं पहुंची। पिछले चुनाव में संख्या 18 पहुंची हुई है। मान लिया कि उनका भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग किया झारखंड को, लेकिन इसका हुआ क्या कि जैसा कि हिमांशु जी बोल रहे हैं कि सब रीजनल पार्टियां यहाँ पैदा गई। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा एक रीजनल पार्टी थी, अब सब रीजनल पार्टियां हो गई, आजसू हो गई, जेबीएम हो गया और क्या क्या हो गया, इतना सारा हो गया। उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रही है, लगातार हो रही है। तो अभी भी जो मेरा अपना आकलन है कि अगर टिकट का वितरण हरियाणा पैटर्न पर बिहार में हुआ तो हमें शक है कि झारखंड हरियाणा पैटर्न पर झारखंड में हुआ वितरण टिकट का, तो हमें शक है कि मोदी मैजिक वहां काम कर पाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो मैं झारखंड में मैं घुमा था, लोग बहुत खिलाफ थे उम्मीदवार के। लोग बोलते थे कि चूंकि मोदी है इसलिए हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को, अदरवाइज हमें बीजेपी में कोई लस्ट नहीं है। तो यहाँ तो मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उनको टिकट दे दिया उनके उम्मीदवार को। इसलिए ये टिकट का किस तरह से वितरण होता है, कैंडिडेट कैसे बनते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के निराश हूँ क्योंकि टिकट वितरण का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी में है वो बदलने वाला नहीं है, वही हरियाणा टाइप का होगा और उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हाँ जेबीएम है, जेबीएम को आप ये नहीं कर सकते। जहां जहां ये लोग गलती करेंगे उसी हिसाब से जेबीएम कैंडिडेट दे देंगे। ये तो अवधेश जी बोल रहे हैं, पता नहीं सही है गलत है। आजसू के साथ अगर समझौता हो रहा है तब इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन आजसू का एक अलग है कि एक जाति की पार्टी है वो, और जाति के सारे लोग उसी को वोट देते हैं। अब
जेबीएम का हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, दोनों ट्राइबल पार्टी है, और एनसीपी के भी कुछ उम्मीदवार रहते हैं, कुछ और एक दो छोटी मोटी पार्टियां हैं कांग्रेस का। इसमें एक और आश्चर्य की बात है कि एनसीपी को अलायंस में नहीं लिया गया है। ये हिमांशु, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि उसके भी कुछ अच्छे कैंडिडेट हैं वहाँ। ना कहीं कोई हिमांशु जी, अब- क्या कुछ अब कुछ इस ये तरह का असर दिखेगा? आप चूंकि चीजों को इसमें नहीं, इसमें जो उपेंद्र जी ने कहा और हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा, इसमें थोड़ी सी मैं जानकारी अपडेट कर देता हूं। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज झारखंड की इस दुर्दशा के लिए हर पार्टी जिम्मेवार है। वहां का झारखंड 2000 के बाद से जितने विधायक रहे, मैं समझता हूं कहीं न कहीं उन सब ने राज्य के प्रति अपना दर्द नहीं दिखाया। लेकिन इसकी शुरुआत अगर शुरुआत में ही भाजपा ने कठोर निर्णय ले लिए होते तो शायद आज जो झारखंड में जो एक ब्लैकमेल की राजनीति की शुरुआत हुई है या हो रही है अब तक राज्य बनने के बाद अब तक, वो शायद नहीं होता। अगर थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, उपेंद्र जी को याद होगा कि जिस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार गई और जब अर्जुन मुंडा पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बाबूलाल मरांडी जी ने इसी बात का विरोध किया था कि मैं निर्दलीय और सहयोगी विधायकों के दबाव में नहीं आऊंगा, चाहे इस्तीफा देके भाजपा चुनाव में चली जाए लेकिन नेतृत्व न बदला जाए, किसी के दबाव में ना आया जाए। और वो जो बदलाव हुआ है वहीं से ब्लैकमेल राजनीति की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। और किसी भी, चूंकि गठबंधन की सरकार है, सहयोगी विधायक होते हैं, सहयोगी दल होती हैं, वो अपने दबाव डालते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, एक इस तरह की राजनीति हो रही है। और इसकी शुरुआत अगर उसी समय बाबूलाल की बात मान ली गई होती और चुनाव करा दिया गया होता तो तभी भाजपा बहुमत में आती और ब्लैकमेल की राजनीति का जो दौर हुआ है वो उसी समय खत्म हो जाता। जी, जो टिकट वितरण की बात यहाँ पर उपेंद्र जी करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कितना लगता है कि वो उस तरह से जो है तमाम चीजें कारगर साबित होंगी? किससे पूछा? हिमांशु जी, जो टिकट वितरण की बात यहाँ पर उपेंद्र जी ने कही कि जो है बेहतर कैंडिडेट लाए जाने की जो बात एक तरह से उन्होंने उठाई है, उसे किस तरह से? नहीं, देखिए जिसको उपेंद्र जी, देखिए सबकी, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और स्वाभाविक है कि भाजपा की इतनी बड़ी टीम लगी हुई है तो वो वहां के स्थानीय दिक्कतें, स्थानीय सोच, तमाम चीजों को आधार लेकर टिकट का बंटवारा करेंगी। भाजपा ये नहीं चाहेगी कि हम हार जाएं, अब टिकट बंटवारे के कारण हम हार जाएं। तो इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, हो सकता है उपेंद्र जी उन नामों की सूची से सहमत ना होंगे क्योंकि इनकी अपनी थ्योरी होगी, अपने समीकरण होंगे, अपने नजरिए से देखते होंगे। लेकिन कोई भी पार्टी टिकट बंटवारे में गलती जानबूझकर नहीं करती है। ठीक है, कई बार उसकी रणनीति काम नहीं आती है, तो इसलिए नहीं, ये हो सकता है कि भाजपा जानबूझकर उम्मीदवार, वो उसकी सोच रणनीति विधानसभा चुनाव में लेकिन अभी उम्मीदवार जितने राज्यों के परिणाम आए हैं उससे लगता नहीं है कि भाजपा रणनीति में कहीं कोई चूक करेगी। हाँ, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखिए स्थानीय उम्मीदवार, मैं कह रहा था आधी बात पर गए, स्थानीय उम्मीदवार के प्रति भी आकर्षण और विकर्षण वोट का आधार बनता है। लोकसभा चुनाव एक व्यापक होता है लेकिन वो छोटे स्तर पर है, इसलिए उम्मीदवार की भूमिका तो होती ही होती है। और जो उपेंद्र जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरागत संस्कार है कि वो कैंडिडेट सिलेक्शन में हमेशा गलती करती है। वो लहर में लोकसभा चुनाव में जीत जरूर गए हैं लेकिन आप अगर स्थानीय लोगों से जाके पूछे यूपी में, बिहार में, तो वोट देने वाले भी उस व्यक्ति से असंतुष्ट हैं। तो वो ये जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस समय चूंकि एक नरेंद्र मोदी का ऐसा ऑरा है, अभी कुछ दिन वो रहने वाला है, वो हमेशा जनता से अब हर दूसरे दिन तो कोई न कोई अभियान और कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। लोग जो है बातों से नहीं समझते, बेहतर सिलेक्ट करेगी इस पर तो लोगों को काम चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा झारखंड और जम्मू कश्मीर में छोटे से ब्रेक का समय आएंगे, मोदी जी का ये वास्तविक टेस्ट होगा। अवधेश जी, अगर भाजपा इस सोच में है कि केवल मोदी लहर से हम झारखंड जीत जाएंगे तो मैं उपेंद्र जी के साथ हूं, फिर वहां हंग असेंबली आएगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। सर, हिमांशु सर,
ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद लगातार कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के एक तरह से संकट खड़ा हुआ है। अलग अलग हिस्सों से बराबर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आलोचनाएं होती रही है, लेकिन एक बार फिर से ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ गया है दिग्विजय सिंह के एक बयान से, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और सोनिया गांधी को मार्गदर्शक का एक तरह से रोल अदा करना चाहिए, मार्गदर्शन यहां पर करना चाहिए सोनिया गांधी को। लेकिन कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो शायद इस बात से सहमत नहीं हैं। यही वजह है कि माखन लाल फोतेदार वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं वो उनके अपने स्वार्थ के लिए कहा जा रहा है। वो जो है अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस में एक यूनिटी ना होकर के जिस तरह से बिखराव की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे को निपटाने की कोशिश कर रही है, इस हिस्से में हम समझने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी, आपसे अगर इस चर्चा की शुरुआत करें तो आखिर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि माखन लाल फोतेदार जो कि एक बुजुर्ग नेता है और यह भी कहा जाता है कि गांधी खानदान के बहुत नजदीकी जो है नेताओं में से रहे हैं, जिस तरह की बात दिग्विजय सिंह ने कही है, क्या कुछ जो है कांग्रेस को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका 2 पहलू है। एक तो इसका वैचारिक या जो भी आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और दूसरा जो है संगठन के अंदर जो इस समय एक ऊहापोह और भविष्य की चिंता है, वो दोनों शामिल है। इसका वैचारिक पहलू ये है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य, मैं इसको कहूंगा कि वो देश में राजनीति को लेकर के, नीति और नेतृत्व को लेकर के जो एक बदलता हुआ माहौल है, जो एक धारा बदलती हुई है, उसको ठीक से गहराई से बैठ के समझना, आत्ममंथन करना, ये कांग्रेस नहीं कर पा रही है। अगर वो करती तो उसके बयान दूसरे आते, फिर पार्टी में फिर उनको लगता कि संगठन, विचार और नीति, रणनीति, नेतृत्व के स्तर पर कितनी पुनर्रचना की आवश्यकता है, तो उस लेवल पर कांग्रेस कर ही नहीं रही है। अब एक बयान चिदंबरम साहब कहा गया था कि नेतृत्व जो है गांधी परिवार से बाहर का होगा, वो हालांकि ये एक बचाव में ही था जिस ढंग से राहुल गांधी और बाकी के विरुद्ध आवाज उठती रही है। तो जो दिग्विजय सिंह की अभी की जो बात है, उसके 2 बहुत साफ कारण है। एक तो कारण यह है कि इस समय वो दिखाई दे कि जब राहुल गांधी के विरुद्ध चारों ओर माहौल है, क्योंकि सोनिया गांधी स्वयं चाहती रही है कि धीरे धीरे लीडरशिप राहुल गांधी के हाथ में आ जाए। ये तो मजबूरी में अभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि इस समय चुनाव की जो दुर्दशा हो गई है उनको हाथ में लेना पड़ रहा है, नहीं तो उपाध्यक्ष बना करके धीरे धीरे वो उनको सौंपना ही चाहते थे। तो इस समय उस परिवार के प्रति जो बड़े कुछ नेता हैं, उनकी निष्ठा दिखाने का जो एक कांग्रेस के अंदर एक दुष्वृत्ति रही है, वो केवल दिख रही है इसमें। दूसरा यह है कि चूंकि राहुल गांधी इस पर अड़िग हैं कि भाई कुछ लोगों के कारण जो ये बहुत लंबे समय से जमे जमाए हैं, उनको बाहर किया जाए, उनको रखा जाए, क्या किया जाए, इस पर वो गहराई से विचार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के अंदर भय भी है कि शायद जो आगे का समीकरण राहुल गांधी बनाने जा रहे हैं उसमें हमारी जगह होगी या नहीं होगी। तो ये 2 बड़े कारण हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी अनफॉर्चुनेट है कि इतनी पुरानी पार्टी, जिसको इस समय ठीक से मंथन करके, ठीक से गहराई से विचार करके एक नए रूप में सामने आने के लिए संकल्प और मेहनत करनी चाहिए थी, ताकि देश के स्तर पर एक ठीक सशक्त जो है विपक्ष खड़ा हो सके। वो कांग्रेस के हाथ में अब नहीं है। वो राहुल बने, सोनिया बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीनों, चाहे आप प्रियंका को बना दीजिए, वो परिवार ही होगा। उपेंद्र जी, ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस जो अब तक जो है चुनाव के हार के जो एक तरह से दर्द है वो खत्म नहीं हो पाया है। देखिए, हमें लग रहा है वो दर्द तो खैर है ही, और उसे कुछ दिन तक रहना भी चाहिए। वो तो खैर कांग्रेस नहीं, तो ये जो टीस बार बार उभर रही है, ये उसी का नतीजा? कांग्रेस नहीं, ये जो टीस इधर उधर से बार बार उभर रही है, नहीं, कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, प्रियंका को भी लाने की कुछ गंभीर कोशिशें की जा रही है कुछ नेताओं के द्वारा। तो दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट है आज, हमें लगता है कि उनको ध्यान में रख कर दिया गया है कि जो लोग प्रियंका गांधी को आगे लाने के लिए आगे की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खबरें बाहर नहीं आ रही है, एक बार हंगामा हुआ कि नहीं, तो ये एक रणनीतिक बयान है। ये रणनीतिक बयान ही नहीं है, बल्कि उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए है। हाँ। कि जो लोग प्रियंका गांधी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए है। और ये रणनीति की नहीं, शायद चाहते भी हैं कि राहुल गांधी से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। इनको उनका गुरु भी कहा जाता है दिग्विजय सिंह को।
राहुल गांधी का। उनको लगता है अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए तो कांग्रेस के अंदर हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। देखिए कांग्रेस है जो एक फ्यूडल पार्टी, सामंतवादी पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बचाए हुए है, जिसमें है कि पर्सनल लॉयल्टी, सामंतवाद होता है ना, नमक हलाल नमक हराम, ये सब शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर्सनल लॉयल्टी वाला था किस व्यक्ति के साथ, तो वो जो फ्यूडल वारफेयर चल रहा है कांग्रेस के अंदर। आपके दिग्विजय सिंह भी एक फ्यूडल लॉर्ड ही है, राजा रहे हैं, तो राजा तो उसी के अवशेष हैं, फेडरलिज्म के ही अवशेष हैं। तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी से फौजदार का बिल्कुल सही आकलन है। कांग्रेस इस समय सामंती संघर्ष में है। हमारे पास तो और मेहमान है, एक ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, नेतृत्व का संकट एक तरह से खड़ा हुआ है, बयानबाजी जो है यहाँ पर चल रही है। ठीक है अवधेश जी, ब्रेक से पहले आपने बातचीत की, लेकिन आदेश आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज कांग्रेस जिस स्थिति में खड़ी है देश में, वो मानसिक और राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन पर खड़ी है। और आज कांग्रेस के बारे में भी विश्लेषण भाजपा के लोग जो लोकतंत्र में होना चाहिए था, वो आज राजतंत्र जैसी पार्टी एक कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जितनी नेहरू और गांधी परिवार के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा आस्था जाहिर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए। ये बीजेपी को सूट करेगा? नहीं, कांग्रेस, ये तो कांग्रेस का विषय है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अपरिपक्वता का, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि कांग्रेस मुक्त देश को बनाया जाएगा, कांग्रेस जितनी कमजोर होगी बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस मुक्त उन्होंने सिर्फ इस बात में नहीं कहा कि कांग्रेस की जो आज कांग्रेस ने देश का हाल किया पिछले 67 सालों में, कांग्रेस ने जो देश के साथ जो काम किया है, जिस तरह से उन्होंने सामंतशाही और जो देश आज जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें, 60 सालों तक आज राहुल गांधी उसको वोट दिया था, आज चुन के आती रही, तभी कांग्रेस आज दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी की बात करते हैं, कल को कोई कांग्रेस का नेता प्रियंका गांधी की बात करता है। उससे पहले जब राजीव गांधी के साथ ये दुर्घटना हुई थी, उनकी मौत हुई, तो उसके बाद सोनिया गांधी की बात करते थे। तो इनका जो अस्तित्व है वो नेहरू और गांधी परिवार के अंदर सुरक्षित है, और वो ये जानते हैं कि कांग्रेस तभी तक है जब तक नेहरू गांधी परिवार है। तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं, इसीलिए लास्ट में हमने इसीलिए रामाधार जी को मौका दिया, जो उन्होंने गांधी नाम चुराया है। ठीक है अब उसके लिए सही देश में जवाब। सबसे पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बयान पे मैं एक वाक्य में अपना स्पष्ट करना चाहूंगा विचार कि ये दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के महामंत्री हैं, वरीय महामंत्री हैं। ये उनके कोई शक नहीं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस दल का ये विचार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम सोनिया गांधी हमारी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, राहुल जी उपाध्यक्ष हैं। ये छात्र संगठन और युवा मोर्चा को, युवक कांग्रेस को अभी देख रहे हैं। युवक कांग्रेस की आयु सीमा 35 वर्ष है, तो स्वाभाविक है कि जो लोग 35 वर्ष की उम्र को टच कर रहे हैं या 35 से अब आगे आने वाले हैं, तो वो सारे लोग राहुल जी के कांटेक्ट में ज्यादा रहे हैं। अभी कांग्रेस में सदस्यता अभियान चल रहा है जो दिसंबर तक चलेगा। रामाधार, एक चीज समझना चाहेंगे, अगर मुस्तफा जो कि केरला के कांग्रेस के नेता हैं, उनके हम बयान को ले लें, गुफरान आजम के बयान को ले लें, चिदम्बरम के बयान को ले लें, अब जो है जिस तरह से दिग्विजय सिंह जो है बात कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, जब कोई भी पार्टी राजनीतिक दल जब चुनाव जीतता है, तो बहुत सारी कमियां उसकी छुप जाती हैं।
और जब चुनाव में पराजय होता है, वो भी अप्रत्याशित पराजय अगर हो किसी पार्टी को, 204 सीटें हमारे पास थी चुनाव में जाने के पहले। नहीं, जब आप आत्ममंथन नहीं करेंगे तो इस तरह की चीजें उभर करके आती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कितनी बार आपने आत्ममंथन नियमित रूप से हो रहा है। हाँ। लेकिन लगे उसके बाद फिर 2 राज्यों के चुनाव हुए, फिर अभी 2 राज्यों के चुनाव हैं, तो ये सारे चुनाव के कार्य के साथ साथ हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है जो दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद फिर सक्रिय सदस्य लोग आएंगे, डेलीगेट्स चुने जाएंगे, एआईसीसी मेंबर चुने जाएंगे, और उसके बाद फिर वो सारे लोग मिलकर अध्यक्ष चुनेंगे। अब उस समय इन सारे आपस में जिस तरह का सरफुटअव्वल इस वक्त नेताओं कोई सरफुटअव्वल नहीं है, सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं। हाँ। लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार रखे हैं। चिदम्बरम साहब ने अपने व्यक्तिगत विचार रखे, दिग्विजय सिंह ने विचार रखे। इसकी स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी में है। के खिलाफ एक्शन क्यों हुआ? तो अगर वो कहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी जो है सक्षम नहीं है नेतृत्व करने के, स्वतंत्रता से ज्यादा इसको विचार और सोच की अराजकता मैं कह सकता हूं। हाँ। वो कांग्रेस के अंदर नेताओं में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है, क्या होगा पार्टी का, अराजकता किस तरह से मुकाबला करेंगे, अराजकता किस तरह से अवधेश जी? वो सारी चीज है। चुनाव में अगर पराजय मिली, हमें कम मत प्राप्त हुए, तो स्वाभाविक है कि विभिन्न तरह के विचार आते हैं नेताओं के। रामाधर, एक बात अराजकता की इन्होंने अवधेश जी ने कही है। अवधेश जी इस चीज को समझना चाहेंगे कि आखिर पार्टी के अंदर अराजकता किस तरह से? नहीं, विचार की देखिए 2 स्तर की अराजकता है ना। अराजकता मैंने कहा एक विचार और सोच की है कि एक नेता एक दिशा में सोचता है, दूसरा दूसरी दिशा में, तीसरा तीसरी दिशा में सोच रहा है। इसका मतलब पार्टी में एक यूनिफाइड सोच नहीं है कि नहीं, तो फिर ये करना है। फिर ये तो कहना खतरनाक है। देखिए नहीं, तो फिर ये कहना गलत है ना कि गांधी परिवार के चारों तरफ आप फंसे पड़े हैं। वही तो बात है कि उसके फिर ये नहीं कहा जा सकता। नहीं, जिस दिन ये हो जाएगा कि उस परिवार से निकल, मन में तो है भाव बहुत लोगों को कि अब इस परिवार से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, अब इसका आभा मंडल खत्म हो रहा है, जनता इसको नकार रही है, लेकिन लंबे समय की जो ये कह रहे हैं वो तो मैं शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। बोलने की आजादी, सामंतों के बोलने की अगर आजादी है तो उसमें दिक्कत है। आजादी कहां से? कांग्रेस में कभी देखिए बड़ी किसी पार्टी में इस समय बोलने की आजादी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? भारत का संविधान आजादी दे रहा है। कांग्रेस में बोलने की आजादी न कभी थी, जब से खासकर ये इंदिरा गांधी के समय से लेकर आज तक न थी न होने वाली है। आप पुराने पत्रकार हैं, कैसे बात कर रहे हैं? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इतनी आजादी जिस दिन हो जाएगी, उस दिन वो केरल से और राजस्थान से जो बयान आ रहा था, जिसका आप उदाहरण दे रहे थे, ठीक वैसे ही बयान सुनाई देंगे और हो सकता है कांग्रेस को तोड़ करके पार्टी खड़ी। अवधेश जी कह रहे हैं कि कोई बोले, एक मतलब मैंने अपनी तरफ से निकाला है कि कोई अगर बोले तो वैचारिक जो है अराजकता है, और अगर ना बोले तो ये चापलूसी हो जाती है। देखिए, राजनीतिक दल में लोगों को स्वतंत्रता होती है, बड़े लीडरान हैं, वो अपना व्यक्तिगत भाव व्यक्त करते हैं, और उसकी स्वतंत्रता लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों में है, और लोग बोलते रहते हैं, कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, उस पर मंथन होता है, लोग विचार करते हैं, जो उनकी अच्छी बातें होती हैं, जो समाज के हित में हो, दल के हित में हो, उसको अपनाया भी जाता है। नहीं, तो अनुशासन कमेटी भी एक है, अनुशासन कमेटी अगर तो लिखा भी नहीं परिवार, कम से कम उस पर भी विचार कर लेते। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट, एंटोनी जी, एके एंटोनी जी वरीय लीडर हैं, वरीय नेता हैं हमारे, उस कमेटी ने जो विचार विमर्श करके अपना रिपोर्ट सौंपा है, उसके ऊपर विचार हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। करना चाह रहे के पास है, बस अब मैं अभी नहीं रखें। ठीक है, आदेश कुछ जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता था कि आज जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस का नेतृत्व है, ये बात आज की नहीं है। जब ये सत्ता में थे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब जब राज्यों के चुनाव हुए तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उसकी जिम्मेवारी से बचे हैं। वो चाहे हार हो, उससे पहले ये कहा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने लेकिन 4 बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव राहुल आए हैं और जिम्मेवारी ली है उन्होंने। ठीक करे उपेंद्र जी, आखिर ये तो तय हो गया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब कांग्रेस के अंदर तो अभी थोड़ा सा दौर चलेगा, उथल पुथल का दौर है, आत्ममंथन का दौर है, तो बहुत सारी बातें आत्ममंथन के दौर में भी निकलती है, और मंथन के बाद ही अमृत निकल के आता है, बिजली निकलता है, मंथन ही नहीं होना है उसमें सोनिया प्रियंका। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को
कांग्रेस से अपने आप को अलग करना चाहिए। वो एक समर्थ व्यक्ति को, अब यही दोनों मिलकर के इनको एक ढूंढना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर कौन सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है जो कांग्रेस को बेहतर भविष्य दे सकता है। वो दूसरा मनमोहन सिंह की तलाश में है। उनको सौंप करके इनको कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से अपने आप को अलग करना चाहिए, तभी हमें लगता है कांग्रेस कुछ मेंबर रहे, जनरल मेंबर रहे। अब मनमोहन सिंह जी का दूसरे नाम लेते मनमोहन हैं, सिंह की मनमोहन तलाश में सिंह का नाम मेरे मित्र ले रहे हैं। मनमोहन सिंह वो करके गए कि पिछले 140-150 दिनों में मोदी जी हर दूसरे दिन उनके किए कार्य का फीता काट के श्रेय ले। वो तो अटल जी ये मनमोहन जी का, अटल जी को ले आ रहे हैं, उसके बाद 10 साल तो जो अटल जी करके उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े, उपेंद्र जी, अवधेश जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।